हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन और स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है लाइफ इज एंजॉय। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लखनऊ के गौरव शर्मा से, जो हमें अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस बता रहे हैं पिछले साल का, जब वो 6 महीने के लिए साउथ अमेरिका की बाइक ट्रिप पर गए थे। गौरव जी, स्वागत है आपका और बताइए इस बार हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। नमस्कार चेतन। तो पिछले एपिसोड में जैसे हमने बात की थी चिलियन पैटागोनिया की, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अर्जेंटीनियन पैटागोनिया की। तो मैं कुल मिला के कुछ 3 हफ्ते अर्जेंटीना में था और पूरे टाइम साउथ रीजन में ही था, क्योंकि ऐसा वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थे तो नॉर्थ तक नहीं पहुंच पाया मैं। और ये आई थिंक मेरी ट्रैवल लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ भी था, मोस्टली बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस इन पैटागोनिया। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूटा 40 की, जो एक लेजेंडरी रूट है। ऐसा चे गुवेरा ने लिया था अपनी मोटरसाइकिल ट्रिप के लिए, अगर आपने मोटरसाइकिल डायरीज पढ़ी हो या देखी हो। इसके अलावा हम बात करेंगे चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पे जो बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, वहाँ पे काफ़ी नेशनल पार्क्स हैं, उसके बारे में। और फिर वहाँ से कैसे मैं पहुँचा उशुआया, जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, जो दुनिया का सदर्न मोस्ट सिटी है, वहाँ तक जरूर बात करेंगे हम कि कैसे पहुंचे आप दुनिया के अंत तक। अभी तो ऐसा लग रहा है आजकल कि किसी भी दिन दुनिया का अंत हो सकता है, लेकिन पिछले एपिसोड में आप बात कर रहे थे कि जैसे आप अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां पर हवाओं का रुख कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। उसके बारे में बताएं। हाँ, तो जब मैं बॉर्डर पे पहुंचा तो काफ़ी वियर्ड इंसिडेंट हो गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो पिछले एपिसोड में मैंने जैसे बताया कि जैसे ही मैं अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पहुंचा तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। पैटागोनिया की विंड्स काफ़ी इनफेमस है। सो बेसिकली जो चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर डिवीजन भी है वो इस तरीके से है कि अर्जेंटीना की साइड एकदम फ्लैट है और चिली की साइड पहाड़ है। तो चिली में पहाड़ों की वजह से हवा रुक जाती है, मगर अर्जेंटीना में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है और वो आपको सीधा बॉर्डर पे ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब तक का मेरा पहला बॉर्डर क्रॉसिंग था, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था कि भाई क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है वहाँ पे। तो फिर मैं चिली के बॉर्डर साइड पहुंचा और वहाँ पे 2 काउंटर थे, एक इमिग्रेशन वाला और दूसरा अडवाना यानी कि कस्टम्स। तो नॉर्मली आपको इमिग्रेशन पे एग्जिट का स्टैंप लेना होता है और कस्टम से मोटरसाइकिल का क्लियरेंस, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं काउंटर पे गया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और उन्होंने एग्जिट स्टैंप लगा दिया और साथ में एक छोटी सी पर्ची दे दी जिसमें 4 सेक्शंस थे, 2 चिली के लिए और 2 अर्जेंटीना के लिए। फिर उसने बोला कि आप नेक्स्ट काउंटर पे जाओ, जो मुझे समझ नहीं आया और मैं वहाँ से निकल ही गया। बेसिकली बिना क्लियरेंस लिए मैं चिली से अर्जेंटीना की साइड चला गया। अब चिली और अर्जेंटीना के इमिग्रेशन ऑफिस के बीच में कुछ 2.5 किलोमीटर की सीधी रोड है और वहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ऐसे बाइक भी नहीं बैलेंस हो रही थी मुझसे। फिर जब मैं अर्जेंटीना साइड पहुँचा तो ऐसा शेड में बाइक खड़ी की और भाई ऐसा ऐसा मेरा कैमरा बैग था जिसमें कैमरा है, गिम्बल है, लैपटॉप भी है और वो बेसिकली काफ़ी भारी है और वो ऐसे नीचे रखा हुआ था और हवा से वो अपने आप ही खिसक के जा रहा था। मैंने बोला वाह, अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे। फिर ऐसे अर्जेंटीना ऑफिस पहुंचा। तो अगर आप चिली से आ रहे हो तो आपको महसूस होगा कि अर्जेंटीना की साइड थोड़ी सी गरीब है, काफ़ी सरकारी टाइप वाइब थी वहाँ पे और काफ़ी बिजी भी था। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इंग्लिश का तो वहाँ चिली से भी ज़्यादा ख़राब सीन था। उसके ऊपर से इंडियन पासपोर्ट पे लैंड क्रॉसिंग वहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं करते होंगे, तो इस वजह से उनको भी थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लग गया कि भाई क्या प्रोसीजर है। फिर फाइनली उन्होंने एंट्री स्टैंप लगा दिया और मुझे कस्टम्स पे भेज दिया। तो अब मैं कस्टम्स पे पहुंचा तो उसने मुझसे वो छोटी वाली पर्ची मांगी और भाई वो नाराज़ हो गया कि भाई बिना क्लियरेंस लिए तुम कैसे चले आ रहे हो यहाँ पे। तो फिर वापस मैं चिली की साइड गया हवाओं से जूझते हुए। अब मैं जैसे ही चिलियन ऑफिस में एंटर किया, कस्टम्स वाला भाई दूर से ही स्पेनिश में चिल्लाने लगा। मैं खड़ा रहा वहीं, भाई मुझे तो कैसे भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर मैंने उसे बोला भाई शांत गदाधारी भीम शांत, नो habla español, mucho confusion। तो उसने अपने मॉनिटर पे गूगल ट्रांसलेट खोला और ऐसा गुस्से में तेज तेज टाइप करने लगा। भाई वो गूगल ट्रांसलेट से डांट रहा था मुझे, कहता है कि ये तो इलीगल है, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो मैं वही स्कूल वाले मोड में चला गया कि सॉरी सर, पर्दोन सीनियोरा, प्रीमेरा आवास, फर्स्ट टाइम था मेरा, आगे से नहीं होगा, अभी जाने दो, सॉरी प्लीज़। तो खैर उसने स्टैम्प तो लगा दिया और फाइनली मैं वापस अर्जेंटीना की साइड गया, ऐसे फिर से हवाओं से जूझते हुए। अब मेरी जो मोटरसाइकिल थी उसके पीछे एक लगेज बॉक्स था, ऐसा जैसे जोमेटो स्विगी वालों का नहीं होता, उसमें कुछ ऐसा ज़रूरत का सामान रखता था मैं। तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि मैंने कोलंबिया की बाइक चिली में ली थी। तो आरसी के अलावा हर कंट्री में घुसने की परमिशन थी, ऑथोराइजेशन लेटर था, बेसिकली पूरा एक कच्चा चिट्ठा था।
तो अब क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स बाहर बाहर निकालने पड़ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐसे ऊपर ही रख दिए उस बॉक्स में। तो बेसिकली ये जो पूरा गेम चल रहा था वो उस छोटी सी पर्ची पे स्टैम्प के लिए चल रहा था। तो अब मैं अर्जेंटीना साइड पहुंचा, बाइक से उतरा, मैंने बोला चलो भाई फाइनली अब सब सही हो गया है। तो मैंने ऐसे पीछे वाला बॉक्स खोला और ऐसा एक हवा का झोंका आया और वो जो पर्ची थी वो उड़ गई। मैंने बोला क्या बकवास है यार, मतलब मैं भागा पर्ची के पीछे, मैंने सोचा कि एक हो गई तो यार फंस ही जाएंगे यहाँ पे। तो वो जो पूरा सीन अगर आप थर्ड पर्सन व्यू से देखें तो काफ़ी कॉमेडी था। ऐसा पर्ची हवा में उड़ती हुई जा रही है, उसके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ इधर उधर नो मैंस लैंड में। खैर फिर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और पर्ची मिल गई। कुछ 5 मिनट बाद मेरी जान में जान आई कि भाई फर्जी यहाँ पे कुछ सीन हो जाता। फिर मैं जैसे ही पलटा, मैं देख रहा हूँ सामने से ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स जो काउंटर पे थे वो चिल्ला रहे हैं और मेरी तरफ ऐसे भागते हुए आ रहे हैं। मैंने बोला यार ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने। तभी मैंने पलट के मोटरसाइकिल की तरफ देखा और मैं तो फ्रीज हो गया वहीं पे। और मेरा एक ही एक्सप्रेशन था कि व्हाट द फक। तो जब मैंने बॉक्स खोला था, जब पर्ची उड़ गई थी, तो मैं तो पर्ची के पीछे पीछे भाग गया, मगर मैंने बॉक्स खुला ही छोड़ दिया। तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो उड़ गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक पॉलीथिन में थे। वो पॉलीथिन तो भाई आई ही नहीं नीचे आधे घंटे तक। अब तक तो वो अंटार्कटिका पहुंच गई होगी, वहाँ 3-4 पेंगुइन भी मार दिए होंगे पॉल्यूशन से। अब उस पॉलीथिन में जितने भी डॉक्यूमेंट है सब अलग अलग उड़ रहे हैं और एक एक इमिग्रेशन ऑफिसर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और भाई मैं देख रहा हूँ मेरा पासपोर्ट मेरे बिना ही उड़ के चिली जा रहा है। फिर इवेंचुअली कुछ 20 मिनट तक ये पूरा ड्रामा चला, कॉमेडी ऑफ एरर्स। मुझे यही लग रहा था कि कोई डॉक्यूमेंट ना खो जाए। इनफैक्ट जो बाइक की आरसी, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने एक कार्ड वॉलेट में रखे हुए थे और वो भाई मिला ही नहीं। बट लकीली मैंने आरसी चिली बॉर्डर पे बाहर निकाली थी, तो वो इंडिविजुअली अलग से उड़ के चली गई और किसी ऑफिसर को मिल गई और उसने आके मुझे दे दी थी। बट वो बाकी जो वॉलेट में डॉक्यूमेंट्स है वो तो नहीं मिले। बट समहाउ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे मेरे पास जस्ट वही वही थे, बाकी सब तो खो गया। तो उसके बाद फाइनली फिर अर्जेंटीना एंटर तो कर लिया। ऐसा इमिग्रेशन वाले ने भी थोड़ा बोला भाई ख्याल रखो आगे हवाएं बहुत तेज़ हैं। और उसके बाद लैंडस्केप वगैरह तो छोड़ो भाई, मेरे तो दिमाग में वही सीन बार बार रिप्ले हो रहा था कि भाई क्या रैंडम और अजीब चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही थी आपके साथ, नॉर्मल नहीं है ये। शायद इसीलिए हमारे इस पॉडकास्ट का नाम लाइफ इज़ एंजॉय, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बातें नहीं होती। अर्जेंटीना का आप किसी तरह पहुँच ही गए, घुस ही गए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर अर्जेंटीना का नाम लिया जाए किसी के सामने, तो सामने से एक ही जवाब आता है, मेसी। तो आप कुछ बताएं अर्जेंटीना का, हमें रूबरू कराएं उस देश से। कुछ इनिशियल जो आपके वहाँ पे डेज रहे कैसे रहे? हाँ, तो इनिशियली तो पहले दिन काफ़ी चैलेंजिंग भी थे और काफ़ी अलग भी थे। तो स्पेशली क्योंकि जो साउथ वाला अर्जेंटीना का पार्ट है वो काफ़ी ही बैरन है, काफ़ी छोटे छोटे शहर हैं और काफ़ी रिमोट है मतलब। और स्टार्टिंग में तो मुझे एक्चुअली सभी लोग मेसी जैसे दिख रहे थे, इवन लड़कियां भी। मे बी हम रेसिस्ट हैं, हमें ज़्यादा इतना पता नहीं है अर्जेंटीना के बारे में, बट स्पेशली लाइक जो यंग लोग हैं सबकी शक्ल, मतलब अभी मैं वहाँ पे इतना टाइम बिताने के बाद मुझे कोई आदमी वहाँ साउथ अमेरिका में दिखता था, मैं पहचान जाता था अर्जेंटीना से कौन है। एंड लाइक अर्जेंटीना के लोग थोड़ा सा सेक्सी हैं कंपेयर टू आई थिंक पूरा अगर ओवरऑल साउथ अमेरिका ले। दे आर मोर फिट, दे आर टॉल, तो काफ़ी लाइक दिखने में काफ़ी सुंदर टाइप के हैं। बाकी सबसे जो मुझे अलग चीज़ लगी वो था अर्जेंटीना का प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली वहाँ पे अर्जेंटीना को अर्जेंटीना नहीं बोलते हैं, अर्जेंटीना बोलते हैं। तो मैं कहा ये तो एकदम ही नया है, मतलब ऐसा तो बचपन से अर्जेंटीना जानते हो आप, बट उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही है। तो शुरुआत के कुछ दिन तो काफ़ी चैलेंजिंग थे। स्पेशली आप फर्स्ट डे जो आपका होता है, आप एक नई कंट्री में जाते हो, आप हमेशा स्ट्रगल करते हो क्योंकि एक तो आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं पता होता है, फिर ऑब्वियसली वहाँ पे रूल्स वूल्स कुछ अलग होंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले पहुँचा, मेरे पास वहाँ की लोकल करेंसी भी नहीं थी और मुझे एक्चुअली आइडिया भी नहीं था कि कितना उसका एक्सचेंज रेट है। तो वहाँ पे ऐसा होटल वोटल मिलने में भी काफ़ी फाइट थी क्योंकि सिम कार्ड भी नहीं था। तो किसी तरह होटल लिया। वहाँ पे जो लोग थे काफ़ी रूड थे वैसे तो वहाँ पे ऐसा है, जो साउथ अर्जेंटीना में छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे मोस्टली ऐसा बूढ़े लोग हैं, उनके प्रॉब्ली बच्चे चले गए ब्यूनस आयरिस, और सब ऐसे नॉर्मली ऐसा बूढ़ा सा कपल होता है, उनके पास एक ट्रक होता है कलरफुल सा पुराने स्टाइल का, और एक कुत्ता होता है। तो पूरा जो कवरेज द कावर्डली डॉग था ना, जिसमें शेरदिल वाला, पूरा ऐसा लग रहा था पूरा अर्जेंटीना का साउथ वाला पार्ट वैसा ही है। मतलब एकदम सेटिंग भी वैसी थी, एकदम एलियन आ जाएंगे कुछ उस टाइप की, और लोग भी वैसे ही थे।
और काफ़ी थोड़े से बूढ़े लोग इतने फ्रेंडली भी नहीं थे वैसे तो। बाकी फिर वो अर्जेंटीना की करेंसी भी काफ़ी अजीब है। तो अर्जेंटीना की करेंसी अगर आपको पता ना हो तो पिछले 5 सालों में कुछ 10 गुना गिर गई है। और वो इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि मैं 3 हफ्ते वहाँ था, तो पहले दिन जब मैंने पैसे निकाले तो 1 रुपया, 1 पैसो वॉज 2 रुपया। और जब मैं 3 हफ्ते बाद पैसे निकाल रहा था विड्रॉ, तो 1 रुपया वॉज 1.5। तो उसी में इतनी सारी इकोनॉमी गिर गई थी। और फिर इन सब में प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी ऊपर नीचे इतने टाइम होती रहती है, तो मगर जो एटीएम्स है वहाँ पे उन्होंने एडजस्ट नहीं किया। तो भाई मतलब जाते थे आप एटीएम से जो एटीएम की लिमिट थी वो 2,000 पैसों थी, विच इज़ लाइक 3,500 रुपीज़। और आपका वहाँ होटल का कमरा 1,500 रुपये का है, तो आपको रोज़ पैसे निकालने पड़ते थे। और एक बार पैसे निकालने के इंटरनेशनली आपके काफ़ी पैसे भी कटते हैं। तो काफ़ी थोड़ा अजीब है वहाँ का जो करेंसी है, वहाँ की इकोनॉमी। तो इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, तो 1 रुपया एक अर्जेंटीना पैसो हो गया है। तो अगर आपको अर्जेंटीना घूमने जाना है, जो पहले बहुत महंगा देश था, जो ऐसे यूएस यूरोप के बराबर था, वो अभी थोड़ा सस्ता हो गया बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी। फिर वहाँ से मैं निकला तो जो सबसे पहला मेरा डेस्टिनेशन था, मुझे बेसिकली चाल्टेन जाना था। चाल्टेन काफ़ी साउथ था वहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। पूरे पैटागोनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों पे है ट्रैकिंग वैकिंग करने के लिए। तो जो वो वाला पूरा स्ट्रेच है वो बहुत बैरन है, मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो पहला जो स्ट्रेच था वो 400 किलोमीटर का था। वहाँ से कोई गोबरनडोर टाइप कोई जगह का सिटी का नाम था। तो मैंने देखा अब मेरी बाइक चलती है एक पेट्रोल फिलिंग में 260 किलोमीटर्स, और वो डिस्टेंस था 400 किलोमीटर। और उसके बीचों बीच एक टाउन था, उस टाइम टाउन का नाम है बाही कारिकोलिस। तो अगर गूगल मैप में देखें तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी दिखता है। तो मैंने सोचा ठीक है भरा लेंगे पेट्रोल। बट वो इतना वियर्ड टाउन था ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं एकदम वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। क्योंकि वो जो पूरा स्ट्रेच है ना, उस स्ट्रेच में एक ढाबा भी नहीं है, मतलब देर इज़ नथिंग। जो आप सोच सकते हैं ना नथिंग क्या होता है, वो है वो। तो और वो टाउन में सिर्फ 15 लोग रहते हैं। हाँ, मतलब 15 लोगों का वो टाउन है। और वहाँ पे ऐसे 3-4 घर हैं, एक नर्सरी है, नर्सिंग होम, और एक पेट्रोल पंप है जहाँ कभी पेट्रोल नहीं होता है, ऐसा महीने में एक बार पेट्रोल आता है, जो वहाँ जाके पता चला। एक होटल है जिसका नाम है द होटल। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो सब वो होटल के रिसेप्शन पे हैंग आउट करते रहते हैं, वहाँ पे कुछ दारू पीते रहते हैं और ऐसा डाइस से खेलते रहते हैं, कुछ उनका अजीब सा ही गेम था। और वहाँ पे जितने लोग भी थे ना वो सब फंसे हुए थे। लाइक मैं भी 6 घंटे फंसा रहा क्योंकि वहाँ पेट्रोल नहीं था। और रोज़ का वहाँ का सीन ऐसा ही है क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं, वैसा आधे घंटे में एक गाड़ी भी आती है। तो वहाँ पे आई थिंक 10-12 टूर ट्रैवलर्स थे, कुछ बाइक पे थे, कुछ हिचाइकर्स थे, सब फंसे ही हुए थे। तो ओवरऑल ऐसा अजीब सा ही वाइब था। फिर वही हुआ कि एक बंदा था, उसकी बाइक में पेट्रोल था, तो वहाँ से कुछ 70 किलोमीटर दूर एक और गांव था जहाँ पर ऐसा ब्लैक में पेट्रोल पंप मिल जाता था, पेट्रोल मिल जाता था। तो वो वहाँ से पेट्रोल लेके आया जब हमारे लिए, तब हम वहाँ से निकले। अदरवाइज़ वो टाउन में तो ऐसा मतलब इतना अजीब फीलिंग थी ऐसा फंसने वाली। वहाँ पे एक बंदा है हुआन पाब्लो, जिसके बारे में मुझे पता चला। तो हुआन पाब्लो की वहाँ पे ड्यूटी लगी है कि यहाँ पे जो नर्सिंग होम है उसे संभालना है, और वो अकेला रहता है अपने घर से कुछ 4,000 किलोमीटर दूर। तो हुआन पाब्लो क्या करता है, ऐसे शाम को निकलता है, जितने लोग फंसे होते हैं ना, वो अकेला है, वो क्या करे, वो बोर होता है वहाँ पे, उसकी बाकी लोगों से बनती भी नहीं है। तो वो सबको ऐसे बटोर के ले जाता है कि आओ मेरे यहाँ फ्री में रह लो तुम, मतलब ऐसा बेड वेड मिल जाएगा तुम्हें, और वहाँ पे मतलब शावर्स वगैरह भी हैं। तो वो वही करता है, रोज़ शाम को बंदे बटोरता है। तो मेरा वही प्लान था कि इवेंचुअली मैं हुआन पाब्लो के पास जाऊँगा। बट उस दिन ऐसा बाई चांस शाम को हवाएं भी कम चलने लगी, और मैं फिर शाम को रात को 12 बजे पहुंचा था। बट पूरी रात ऐसे मैंने गाड़ी चलाई, तो मैं पहुंच गया था। फिर वहाँ पे ये पूरा एरिया जो था वो रूटा 40 था। तो जस्ट आफ्टर गोबर्नाडोर और चार्ल्टन के बीच में रूटा 40 का एक 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो बहुत इनफेमस है क्योंकि वहाँ पे सब फंसते हैं। तो जितने भी मुझे मोटरसाइकिलिस्ट पहले मिले थे ना, सब ने बताया था मुझे 70 किलोमीटर के स्ट्रेच के बारे में कि वहाँ पे तो कहानी होती है। फिर मेरी मार्टिन से बात हुई थी, अगर आपको मार्टिन याद हो पिछले एपिसोड में। तो मार्टिन का एक्चुअली जो वो वाला स्ट्रेच था जो मैं बता रहा था आपको 400 किलोमीटर वाला, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो मार्टिन बहुत परेशान था। उसके बाद मार्टिन को लगे 4-5 दिन रिकवर करने में। फिर मार्टिन निकला इस स्ट्रेच पे, और मार्टिन का पहले 5 किलोमीटर में 10 बार एक्सीडेंट, मतलब वो 10 बार बाइक से गिर गया। फिर मार्टिन ने बोला कि बेकार है भाई ये सब, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो वापस आ गया। फिर वो लंबे रास्ते से गया बहुत, ऐसा मतलब जो 70 किलोमीटर का रास्ता है वो आपको 300-350 मिलेगा, उस रास्ते से वो पूरा गया। तो मैं ऐसा प्रिपेयर्ड था। बट मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो बारिश की वजह से पूरा ऐसा वॉशबोर्ड बन जाता है। तो बाई चांस उस समय बारिश नहीं हुई उन 3 दिनों,
मैंने तो भाई 70 किलोमीटर, मैं प्रॉब्ली पहला आदमी होऊंगा जिसने वो स्ट्रेच 2 घंटे से कम में कर दिया, और मैं सिर्फ एक बार गिरा। मतलब गिरा तो ऑब्वियसली, गिरना तो वहाँ बहुत ऑब्वियस है, और मैं डेली गिर जाता था बाइक से। मैं सिर्फ एक ही बार गिरा और कुछ हुआ नहीं बाई चांस, बट मैंने हाँ मतलब अंडर 2 घंटे वो रोड कर ली। तो काफ़ी मतलब रोड्स भी ख़राब हैं और वेदर भी ख़राब है, तो काफ़ी चैलेंजिंग तो रहे पहले कुछ दिन। रोमांचक कहानी थोड़ी आपकी, स्टार्टिंग के कुछ दिन काफ़ी चैलेंजिंग। आपकी इस कहानी को सुनकर मुझे अपना भी एक किस्सा याद आया। 2017 में जब मैं लद्दाख गया था पहली बार, तो वहाँ पर मैं पहाड़ों के फ़ोटो खींच रहा था, तो फ़ोटो ढंग से आ नहीं रही थी। तब मुझे उसी ग्रुप में एक लड़की ने बताया कि आप फ़ोटो को लैंडस्केप मोड पे भी खींच सकते हैं। तो तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लाइफ में लैंडस्केप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी से लैंडस्केप के बारे में बताएं, जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अर्जेंटीना का लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट, उसके पीछे क्या कहानी? सबसे पहले तो मैं थम्स डाउन करना चाहूँगा आपके जोक को। मुझे लगा कुछ मतलब का आने वाला है, बट काफ़ी ख़राब जोक मारा आपने। जोक कैसे होगा? चल, बट एनीवेज, अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो अर्जेंटीना का जो लैंडस्केप है, मतलब मैं बहुत ही बैरन लैंडस्केप्स मैंने लाइफ में देखे हैं। मैं सेंट्रल एशिया भी गया हूँ, मैं ऐसा मिडिल ईस्ट भी गया हूँ, मैं इंडिया में भी काफ़ी हिमालयन से लेकर राजस्थान तक काफ़ी स्ट्रेचेस देखे हैं। पर जो अर्जेंटीना है ना, मतलब इससे फ्लैट तो कुछ नहीं भाई। मतलब आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे खड़े होंगे ना, पूरा मतलब आपको पूरा अर्थ का कर्व समझ में आएगा भाई। तो फ्लैट अर्थर्स तो वहाँ नहीं जा सकते, मतलब आपको समझ, मतलब इतना दूर तक आप देख सकते हो ना। मतलब इट इज़ डेजर्टेड, इट इज़ फ्लैट। जैसा आप आँख टेस्ट कराने जाते हो ना वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, तो ऐसा मशीन में आपके अंदर आप देखते हो तो एक बहुत इनफाइनाइटली सीधी रोड दिखती है, उसके एंड में बलून होता है। तो वो वहीं का सीन है भाई, बस बलून हटा दो। और इस वजह से इतना, क्योंकि अगर आप ऐसा हवाएं, मतलब पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं आसपास, तो आपका मन लगा रहता है मोटरसाइकिल पे। बट ऐसे हज़ारों किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो काफ़ी मतलब अजीब लगने लगता है आपको, इतना आप इरिटेट हो जाते हो, अनॉय हो जाते हो। सो मोस्टली तो पूरा ऐसा साउथ वाला अर्जेंटीना फ्लैट ही है। मगर अगर मैं थोड़े जो अलग लैंडस्केप हैं वो दो जगह पे हैं। एक तो आपका चाल्टेन कलाफाते वाला एरिया है, जहाँ पे जो चिली बॉर्डर के पास है और पैटागोनिया की ऐसा नंबर 1 डेस्टिनेशन टाइप है। वहाँ पे ऐसे खूबसूरत पहाड़ हैं, बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं, नेशनल पार्क है। और दूसरा आपका उशुआया, जो एकदम साउथ मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, तिएरा देल फ्यूगो। तो बेसिकली इतने सारे ऐसा हज़ारों किलोमीटर की फ्लैटनेस चल रही है, और एंड में एक छोटा सा ऐसा नेशनल पार्क है, तो काफ़ी ऐसा आई को भी प्लीजिंग है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लो भगवान के पास ऐसा पेड़ों का कोटा था कि हर कॉन्टिनेंट पे इतने पेड़ देने हैं। तो जब उन्होंने साउथ अमेरिका शुरू किया तो ऐसा ऐसा लगता है कि उनके सारे पेड़ जो हैं वो अमेजोन में ख़त्म हो गए, तो ब्राज़ील के आगे पेड़ ही नहीं पहुँचे। तो जो पूरा ऐसा 5,000 किलोमीटर का एरिया है ये अर्जेंटीना वाला, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा फ्लैट है। फिर भगवान को लगा होगा कि भाई यहाँ तो कुछ तो दे देते हैं, तो उन्होंने एंड में जो एकदम जहाँ पे ख़त्म हो रहा था अर्जेंटीना, ऐसा थोड़े से पेड़ दे दिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है, समझ लीजिए ऐसे दाल के ऊपर धनिया नहीं डालते वैसे ही। तो यही यहाँ पे ही थोड़ा ट्रैकिंग व्रैकिंग कर ली, क्योंकि बाकी सब तो फ्लैट ही था। तो चाल्टेन बहुत फेमस है, वहाँ पे ट्रैक किया। टिएरा देल फ्यूगो में थोड़ा बहुत ट्रैक करने चले गए थे। ट्रैकिंग क्या, जो आपने एक्सपीरियंस अभी जाहिर किया वो बताएं। ट्रैकिंग के दौरान कुछ इंसिडेंट, कुछ कहानी, अकेले ट्रैक कर रहे थे, लोग थे वहाँ पर मिले आपको, कुछ ग्रुप में ट्रैकिंग थी, क्या था? नहीं, तो मोस्टली मैंने ट्रैक तो अकेले ही किया। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट तो नहीं हूँ, और मोस्टली गोरे लोग होते हैं वो तो काफ़ी फिट होते हैं, उनको ऐसे वॉक करने में मज़ा आता है। मैं तो प्लेट भी धुलने नहीं रखने जाता हूँ। तो बेसिकली तो इसलिए मैं अकेले ही ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है ऐसे किर्गिस्तान में भी ये हुआ था कि जो 4-4 साल के बच्चे हैं वो मुझसे तेज़ चल रहे थे। और तो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स में तो काफ़ी फ़ाइट आती है मुझे। मगर मेरा अच्छी बात वही है कि जितना भी टाइम लगेगा, नॉर्मल आदमी को 2 घंटे लग रहे हैं, मुझे 8 लगेंगे, बट मैं ट्रैक ख़त्म ज़रूर करूँगा, मैं गिव अप नहीं करता। तो यही चाल्टेन पे ट्रैक किया था। तो चाल्टेन आपका चिली बॉर्डर के पास एक बैकपैकिंग टाउन है, वहाँ पे फिट्ज़रॉय है। फिट्ज़रॉय दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में आता है। तो आई वॉज़ वेरी स्पेल बाउंडेड, इट इज़ वेरी पोएटिक। क्योंकि जो पैटागोनिया के जो पहाड़ है ना, वो ऐसा एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ऐसा क्राउन, ऐसे रॉयल से होते हैं, वैसा सिंगल पीक नहीं होती है। ऐसे पीक्स में अलग अलग रॉक्स निकलती है, तो आपके साथ क्राउन जैसा लगता है। और बेस्ट पार्ट मुझे वही लगा कि अर्जेंटीना के नेशनल पार्क हैं वो, वहाँ की एंट्री फ्री है, वहाँ पे सब कुछ फ्री है, कैंपिंग भी फ्री है। चिली में तो ऐसा है कि पीपल का पेड़ भी होगा तो वो देखने के लिए आपको पैसे ले लेंगे वो।
तो वही फिट्जरॉय पहाड़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी पढ़ा हुआ था मैंने उसके बारे में, उस पर पोएम्स भी लिखी गई हैं, उस पर फिल्म्स भी बनी हैं। ऐसा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स कहते हैं उसे दुनिया का। तो पहले 1-2 दिन तो मैं उस एरिया में चिल ही कर रहा था, मैं फ़ोटो वोटो खींच रहा था इधर उधर। तो फाइनली मैंने सोचा, क्योंकि वो जनरली एक दिन का ही ट्रैक है, तो अगर आप सुबह निकलें तो ऐसा शाम तक लोग वापस आ जाते हैं। तो मैं सुबह तो निकला, बट मैं शाम तक वहाँ पहुँच पाया। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, आई थिंक नॉर्मल आदमी से 2-2.5 गुना ज़्यादा टाइम लग गया है। और स्पेशली क्योंकि जो आखिरी 1 किलोमीटर था ना, उस 1 किलोमीटर में आपका 500 मीटर का स्लोप था। मतलब लिटरली 45 डिग्री से एंगल पे आप चढ़ रहे हैं, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो काफ़ी हालत तो ख़राब हो गई थी, बट किसी तरह ऐसे लंगड़ाते हुए स्ट्रगल करते हुए मैं ऊपर तो पहुंचा, और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था। तो इतनी लेट कोई नहीं होता है, तो मुझे लगा कि मैं ही हूँगा वहाँ पे। मगर आई वॉज सरप्राइज, वहाँ पे साथ 2 लड़कियाँ थी और एक लड़का भी खड़ा हुआ था। तो मैं तो वहाँ पे, मैंने सोचा, मैंने कुछ खाया भी नहीं था दिन भर, और मैं अहमदाबाद से खाखरा ले गया था, तो मुझे लगा ये राइट जगह है, यहाँ पे मैं खाखरा खाऊंगा। तो मैं वहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर रहा था, वो लोग मुझे घूर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या सीन है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे अपने कपड़े उतार दिए, और वो स्किनी डिपिंग करने आए थे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींचने के लिए। मैं तो वहाँ पे, मेरा तो खाखरा मुंह में आ गया। ऐसा ऑब्वियसली मैं तो भाई फिट्जरॉय देखने आया था, मैं तो खूबसूरत पहाड़ देखने आया था, मैं ये पहाड़ देखने थोड़ी आया था। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा साइड हो लिया, तो पूरे टाइम मुझे ऐसा थोड़ा सा एम्बैरेसिंग तो लग रहा था। फिर अंधेरा भी काफ़ी हुआ था। फिर रात को मुझे काफ़ी डर भी लगने लगा था वापस आते आते। और मेरा एक लिगामेंट का प्रॉब्लम है, वो भी वापस रिलैप्स हो गया था। और मैं आई थिंक रात को 1:30 या 2 बजे वापस पहुंचा। नॉर्मली लोग 4 बजे वापस आ जाते हैं शाम को। बट आई थिंक ये ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी वर्थ था। मतलब थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, बट बहुत ही खूबसूरत था। फिर वहाँ से गया मैं कलाफाते, कुछ 2-3 घंटे की ड्राइव है, और वहाँ की एक मेजर सिटी है। वहाँ पे सबसे बड़ा अट्रैक्शन है पेरितो मोरिनो ग्लेशियर। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसके लिए, क्योंकि ये पूरे साउथ अमेरिका की टॉप डेस्टिनेशंस में आता है। तो मोस्टली लोग यहाँ के लिए कलाफाते से टूर बसेस पे जाते हैं, जिनकी फिक्स टाइमिंग्स होती हैं। मेरे पास तो मोटरसाइकिल थी, तो मैं थोड़ा लेट गया ताकि भीड़ अवॉइड कर सकूँ। तो बेसिकली जो पैटागोनिया आइस फील्ड्स हैं वो दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट आइस फील्ड्स हैं, आफ्टर अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, जो काफ़ी बड़ा हुआ। और ये वहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी अलग अलग लैंडस्केप्स देखे हैं। तो ज़्यादा घूमने के बाद आप कुछ नया देखते हो तो आप अप्रिशिएट करते हो, बट ऐसा ऑस्ट्रक नहीं होते जैसा पहले होते थे। अब जैसे ही मैं ग्लेशियर के व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे गया, भाई साहब मेरा तो जबड़ा गिर गया। इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल, जो जो स्केल है ना। तो आजकल क्या होता है कि आप कोई फेमस जगह जाते हो तो आपने पहले ही वहाँ की इतनी फ़ोटोज़ देखी होती हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और वो मोस्टली एनहांस भी होती हैं। तो इवेंचुअली आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा ऐसा फिर अंडरवेलमिंग होता है। मगर मैंने रियलाइज़ किया, जब स्केल बहुत ज़्यादा होता है तो फ़ोटोज़ इतना जस्टिस नहीं कर पाती हैं। और फिर आप जब रियल में देखते हो इतना बड़ा ग्लेशियर और इतने छोटे आप, वो इतना अमेजिंग है ना। अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये ग्लेशियर 5 किलोमीटर वाइड है, 30 किलोमीटर लंबा है, और कुछ लेक के ऊपर 15 मंजिल ऊंचा है। और उसके जस्ट सामने जाके आप खड़े हो जाते हो। भाई वहाँ इतना ज़्यादा बर्फ़ है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे भगवान ने फ्रिज खुला छोड़ दिया हो। इतना इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है ना, मतलब डेफिनेटली मेरे पूरे ट्रिप का सबसे खूबसूरत पार्ट था ये। तो देखिए अहमदाबाद का खाकरा कैसे अपने गुल खिलाता है। पहले एपिसोड में आपने बताया था कि पैटागोनिया में आपको कुत्ते ने काट लिया था, तो ये क्या चिलियन पैटागोनिया में हुआ था या अर्जेंटीनियन? और उसके बाद कैसे आप ठीक हुए? तो काफ़ी अजीब दिन था वो, मैं यही बोलूँगा। इनफैक्ट ये उसी दिन हुआ था जब मैं ग्लेशियर से निकला था और मुझे चिली पहुंचना था, क्योंकि जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे बॉर्डर्स, ऐसे मल्टीपल बॉर्डर्स हैं। तो आपको चिली क्रॉस, अर्जेंटीना से चिली जाना होगा, फिर चिली से अर्जेंटीना जाना होगा, फिर अर्जेंटीना से चिली जाना होगा। तो ऐसे अजीब से नीचे लैंड डिवीजन है, तो आपको बार बार बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। और मैं ऑलरेडी आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम बिकॉज वीज़ा लिमिटेशंस थे। तो मैंने सोचा था मैं उसी दिन पूरा पहुंच जाऊंगा चिली के टाउन में। तो वो काफ़ी अजीब दिन था उस दिन। आई थिंक मेरे पूरे ट्रिप का वर्स्ट स्ट्रेच भी था वहाँ पे। ऐसा 10 से ऊपर मैं बाइक नहीं चला पाया, मैं वापस गिर गया। तो बाइक पे गिरना बहुत ही, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही नॉर्मल हो गया था वो, डेली बाइक पे गिर जाता था मैं। और उस दिन आई थिंक मैंने लाइफ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स भी देखा, क्योंकि आपका जो पूरा अर्जेंटीना एक साइड इतना फ्लैट है और जो बॉर्डर के पास खूब सारे पहाड़ हैं, सब बर्फ़ वाले। और उस दिन ऐसा बारिश हो रही थी तो पूरे बादल नीचे थे। तो जो पहाड़ और बादल जहाँ मिल रहे थे उसके बीच से ऐसे सन की रेज आ रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा LSD ट्रिप ट्रिप पे हो।
तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उस दिन। और फिर मैं पहुंचा चिली बॉर्डर पे, मैं टाइम पे पहुंच गया। टाइम पे नहीं, अंधेरा हो गया था, बट मैं पहुंच गया, मैं काफ़ी खुश। और मतलब मेरी पहली बॉर्डर क्रॉसिंग तो थोड़ी एडवेंचरस ही हुई थी, तो मुझे इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस था बट कि भाई सब सही हो जाएगा। तो मैंने जैसे पहले बताया था, जब मैं ट्रैक कर रहा था तो मेरा लिगामेंट थोड़ा सा हिल गया था। तो मैं वहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की, तो अब मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम थी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं राइट साइड से उतर रहा था। बट जनरली आपका जो लेफ्ट स्टैंड, जो स्टैंड होता है, साइड स्टैंड, वो लेफ्ट में होता है। तो मैं ऐसे उतरा और मेरे बगल में खड़ा था कस्टम ऑफिसर, उसको भाई को चेक करना था बाइक में सामान वामान। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैं जैसे ही उतरा, मेरा पैर उसमें फंसा। तो इतना अजीब सीन था ना कि वो मतलब लाइक मैं गिरा हूँ, मेरे नीचे कस्टम ऑफिसर है और मेरे ऊपर बाइक है, और ऐसे 10 सेकंड के लिए हम फंसे ही रहे। और वो इतना गुस्सा हो गया कि भाई क्या है ये, तो उसने तो ऐसे चेक भी नहीं किया, जाने दिया। फिर मैं यही सोच रहा था कि यार कुछ भी होता रह रहा है, कुछ भी फनी सा हो रहा है, मतलब आगे पता नहीं कुत्ता ना काट जाए। और फिर वही हुआ। मैं पहुंचा, वो पर्टो नटालिस है चिली का जो पहला टाउन था, वहाँ पे पहुंचा। फिर मैं काफ़ी लेट हो गया था, मुझे खाना खाना था, मैं जल्दी से वहाँ से गया। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा साउथ अमेरिका के कुत्तों के बारे में बता दूं। ऐसा, कुत्ते तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, बट साउथ अमेरिका के सबसे हरामी होते हैं। अगर आपने वेस एंडरसन की पिक्चर देखी हो, आइल ऑफ डॉग्स, उसमें एक ट्रैश आइलैंड होता है जिसमें सबसे जो खराब कुत्ते होते हैं वो ट्रैश आइलैंड में डाल देते हैं। तो आई थिंक वहाँ का जो ऑडिशन है वो इन्हीं कुत्तों ने दिया होगा। मतलब इतने बेकार, इतने हरामी, दिखने में भी खराब, इतने बेवकूफ़ कुत्ते होते हैं ये। तो वहाँ पे स्पेशली चिली और अर्जेंटीना में क्या होता है कि इतना टू व्हीलर्स नहीं चलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है, तो अगर वहाँ पे टू व्हीलर आ गया तो कुत्ता भाई पीछे ही बढ़ जाएगा, वो 2-3 किलोमीटर तक आपका पीछा करेगा। तो ऐसा कई बार हो चुका था, तो आई वॉज यूज टू इट। तो मैं क्या करता था कि या तो आप भगा लोगे सीधी रोड होगी, या फिर आप बाइक रोक दोगे और बंद कर दोगे। तो एक बार इंजन ऑफ होता है तो कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें। अब मैं सिटी के अंदर था, अगर सीधी रोड है तो आप भगा लो, सिटी के अंदर होता है तो आपको मैप भी देखना है कहाँ जाना है, और आपको बार बार टर्न्स भी आते हैं ऐसा अलग अलग ब्लॉक्स पे। तो फिर 3 कुत्ते आ गए ऐसे, बहुत ही खूंखार दिखने वाले, ऐसे जिसकी लार वार निकल रही है, ऐसे जैसा आप इमेजिन कर सकते हो, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो वो तीनों पीछे पड़ गया। मैं कहा क्या है ये। हाँ, तो मैं तो मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई कुत्तों को तो मैं भगा लेता हूँ। तो 3 कुत्ते ऐसे आए, तो मैंने बाइक रोक दी और गाड़ी बाइक बंद कर दी। मैं उनकी तरफ हंसने लगा, करो अब क्या करोगे। तो वो भाई कूदा और उसने मेरे पैर पे काट लिया। मैंने बोला अबे, मैं कहा ये तो बड़ा बेकार कुत्ता है, ये तो इसने मतलब जेडी से बाहर निकल गया। तो फिर मैंने बाइक भगाई, उन्होंने पूरा ऐसे 1.5 किलोमीटर तक तीनों कुत्तों ने मेरा पीछा किया। और फिर ऐसा जब मैं वहाँ पे पहुंचा अपने रूम में, मैंने ऐसा जीन्स वीन्स हटाई, फिर देखा तो ऐसा खून निकल रहा था। मैंने कहा अबे यार ये तो नया नाटक हो गया है कि कुत्ते ने काट लिया है, आज तक इंडिया में कुत्ते ने नहीं काटा। और मुझे पता था कि ऐसे कुत्ता काट लेता तो काफ़ी फिर प्रोसेस होता है इंजेक्शनों वाला। तो क्योंकि हमारे जो एक रूममेट हैं बहुत ही प्रिय, उनको वो तो गए थे, आई थिंक डेट वेट पे उनको कुत्ते ने काट लिया था, तो उनको बैठा के इंजेक्शन लगवाने हम गए थे बार बार, 5-6 बार। तो फिर मुझे वही लगा कि ये मतलब दूसरे देश में ये सब प्रोसेस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो एनीवेज कुत्ते ने तो काट लिया। तो फिर अगले दिन मुझे तो जाना था एक नेशनल पार्क, तो वो नेशनल पार्क तो नहीं जा पाया, अस्पताल ही जा पाया। तो अब चिली के अस्पताल का पहले एक्सपीरियंस तो हो ही गया था एक्सीडेंट से, तो मुझे पता था कि थोड़ा सॉर्टेड ही सीन है। तो वही आई थिंक 5 या 10 मिनट लगे, मैंने समझाया। पहले तो समझाने में प्रॉब्लम हुई कि भाई कुत्ते ने कैसे काटा, मैं उसको ऐसे ऐसे इशारे कर रहा हूँ भाव भाव करके कि डॉग बाइट हेयर पेन। तो फिर वो अभी हंसने लगी। फिर उसने ऐसे पूरा एक वो बना दिया ऐसा, डे 1 डे 3 डे 7 ऐसा CRM मार्केटिंग टाइप, कि इस दिन आपको इंजेक्शन लगवाने हैं, लगवा लेना। अब मुझे लगा कि भाई मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा हर जगह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इवेंचुअली वही हुआ। और फिर मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि मेरा उस समय काफ़ी डेली ट्रैवल था। तो अब अगर आप एंटी रेबीज़ की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आपको मे भी उस समय कुछ ना हो, बट 3 साल बाद भी वायरस आ सकता है आप में, और वही है वर्स्ट केस, आप मर जाओगे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरी तो फट गई भाई, वो इंजेक्शन लेने पड़ेंगे सारे। तो अब जो पहले 2 इंजेक्शन थे तो वो चिली साइड थे, और बाकी जो थे वो अर्जेंटीना साइड थे। तो अब चिली और अर्जेंटीना के हॉस्पिटलों में इतना डिफरेंस है ना, मतलब चिली के हॉस्पिटल मैजिकल है। अगर आपको बाय चांस कोई भी बीमारी हो ना कहीं से भी, और आप ऐसे चिली के अस्पताल के सामने से निकल रहे हो, वहाँ के अंदर से ऐसे एक हीलिंग पावर आएगी, जैसे करण अर्जुन में भगवान की आंखों से कुछ नहीं निकलता था। हाँ, वैसी एक हीलिंग पावर आएगी और आपको ठीक कर देगी, इतनी एफिशिएंसी है। और दूसरी साइड है अर्जेंटीना के हॉस्पिटल, भाई साहब मतलब इंडिया के सरकारी ऑफिस पीछे हैं। मतलब मैं कुल मिला के पेटागोनिया में 11 या 12 अस्पताल गया हूँ, और मुझे टोटल 2 ही इंजेक्शन लगे हैं, आज तक मेरे 5 इंजेक्शन नहीं लगे।
ऐसे मैं उशुआया में भी, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट हॉस्पिटल में भी गया मैं। हाँ, और बाकी आगे जो जो टाउन आए वहाँ भी अस्पतालों में गया मैं। और मैं लिटरली वहाँ पे आप जाते थे, आप 1 घंटा लाइन में खड़े रहोगे, वो उसे समझ नहीं आएगा कुछ, वो बोली कल आना, फिर कहेगी आज तो छुट्टी है, संडे को इंजेक्शन नहीं लगते। तो हर जगह ऐसा हुआ, मैं तो एंड में भाई मैं ऑलमोस्ट रो गया था कि भाई क्या है ये, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, क्योंकि ऐसे आपको पता तो नहीं चलता है, बट वही है कि आपको इंजेक्शन तो लेने हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर एंड में मैंने सोचा कि छोड़ो वे, जो होगा देखा जाएगा, मतलब मैं अब हॉस्पिटल नहीं जा रहा। मतलब मुझे ये नहीं करना कि रोज़ आप नए शहर में जा रहे हो हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो। तो हाँ, मतलब ये भी हो ही गया, ये भी किस्सा आई थिंक लिखा ही हुआ था सब कुछ। तो कुत्ते ने भी काट ही लिया वहाँ पे। कुत्ते ने काट लिया, हवाएं चली, इमिग्रेशन ऑफिसर भी गिर गए नीचे, पहाड़ भी देखे आपने, नेचुरल पहाड़ और अननेचुरल पहाड़। तो ये सब करते कराते आप दुनिया के अंत तक पहुंच ही गए। हाँ, पहुँच तो गए, बट लाइक इनिशियली मैंने गिव अप कर दिया था, क्योंकि जो मौसम था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि अप्रैल आ गया था और आपका सीज़न फेब एंड में ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पे ऐसा बर्फ़ भी गिर सकती है, हाँ बारिश भी हो सकती है, और ठंड तो हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर शुरू हो जाता है अप्रैल से। तो और जितने लोग वहाँ से आ रहे थे सबके साथ कुछ कुछ सीन हुआ था, तो सभी बोल रहे थे कि इस समय मत जाओ, बहुत बुरा हाल है। इनफैक्ट मुझे मार्टिन मिला था वापस। तो जब मैं कलाफाते जा रहा था चार्ल्टन से, तो मुझे पता नहीं था, मार्टिन से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो मैं ऐसे वहाँ से आ रहा था, तो मैंने देखा ऐसा एक एक ब्रिज थी, ब्रिज के नीचे नदी थी, और इस समय मस्त धूप आई हुई थी। तो वहाँ पे एक बाइक खड़ी और एक टॉपलेस आदमी अपनी, मतलब वो सिर्फ बॉक्सर में खड़ा हुआ था वहाँ पे। मैं रुका, मैंने देखा अरे ये तो मार्टिन है। मैंने कहा अरे मार्टिन तुम क्या कर रहे हो। तो वो जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया, वो कहीं पे होटल वोटल नहीं लेता था, तो वो बाहर ही सोता था। बट वहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो उसका सब कुछ भीग गया था, और अचानक से धूप आई और वो ब्रिज पे था। वहीं पे वो बाइक से उतरा, उसने अपना टेंट सुखाया, अपने कपड़े सुखाए, और वहाँ पे मस्त अपना उसका छोटा सा स्टव था, उसमें कॉफ़ी बना रहा था, वो ब्रेड जैम खा रहा था। तो वो अच्छा एक गेट टुगेदर हो गया वापस, 1 घंटे अपने वहाँ पे बैठे। तो फिर मैंने वही मार्टिन से पूछा तुम इस साइड कैसे आ रहे हो, तुम्हें तो उस साइड जाना चाहिए। कहता है भाई मेरा तो हो गया, मतलब मैं पिछले 3 हफ्ते में कम से कम नहीं तो 20 बार गिरा हूँ। मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, मुझे चोट भी लग गई, स्टिचेस भी आ गए, सब कुछ हो गया। मैं नहीं जा रहा, ऊशू आया, छोड़ो, मैं तो वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना दुनिया के अंत पे। तो फिर वो मतलब मार्टिन भी ने भी गिव अप कर दिया था। तो मैं सोच तो रहा था कि नहीं जाते हैं, बट फिर मुझे लगा कि भाई कुत्ते ने भी काट लिया है, एक्सीडेंट भी हो, इतना स्ट्रगल करते हुए आप वहाँ पहुँच रहे हो, तो चल लेते हैं थोड़ा सा और कुछ। आई थिंक 1500 किलोमीटर बचा था, और उस समय से 1500 किलोमीटर आपको कम ही लगते थे। तो फिर फाइनली थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी, आई थिंक उस समय मौसम, बीच में बारिश वारिश तो हुई, ठंड भी थी, 0 डिग्री 1 डिग्री था। मेरा दस्ताना भी खो गया था, तो बहुत ही एक्सेलेटर वाले हाथ वाला, तो बहुत ही हालत भी ख़राब थी। तो बट किसी तरह स्ट्रगल करते हुए मैं पहुंचा। जब आप उशुआया पहुंचते हो ना, ऐसा काफ़ी लोग की बकेट लिस्ट में होता है वो, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्यूनस आयरेस जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट ले लेते हैं उशुआया की, और फ़ोटो खिंचा के डाल देते हैं, भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड पहुँच गए। बट अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको फील ही नहीं आएगा, इट इज़ लाइक एनी अदर सिटी। बट स्पेशली जब आप इतना स्ट्रगल करते हो आप, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है वो इतना ज़्यादा ख़राब है। इतनी हवाओं के बारे में इतना बात नहीं की मैंने। तो मैं बता दूं कि मेरा जो डेली प्लान होता था ना वहाँ पे, जब मैं कि बाइक से निकलना है, वो टाइमिंग ऐसी नहीं होती थी कि सुबह निकल लो, दोपहर में निकलो, शाम निकल लो, वो हवाओं पे होती थी। उसके लिए एक ऐप भी डाउनलोड की थी मैंने, जिसमें वो बता देता था घंटे वाइज किस एरिया में कितनी स्पीड पे हवा चल रही है। तो आपको पूरा उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती थी, क्योंकि भाई इतनी तेज़ हवा होती थी कि ऐसा बाइक, मतलब ऐसा सुसु करने के लिए रुक सकते हैं आप, क्योंकि बाइक खड़ी नहीं हो पाएगी अपने दम पे। और ऐसा होता था कि इतना फ्लैट और सीधी रोड है, आप ऐसा सीधी रोड पे चल रहे हो और बाइक 50 से ऊपर नहीं जा रही है, और जैसे आप बाइक मोड़ते हो, टर्न आता है तो कॉर्नर लेते हो ना, तो बाइक ऐसा स्लांट होती है मोड़ने के लिए। तो सीधी रोड पे आप 45 डिग्री के एंगल पे चला रहे हो 50 की स्पीड पे, और ऐसा आपको चाटे पड़ रहे हैं, थपेड़े पड़ रहे हैं। मतलब इतना, मतलब मैं रो दिया था भाई एक दिन कि क्यों मैं इस स्ट्रगल में क्यों जा रहा हूँ। अगर मैं आपको एक लाइन में मुझे समझाना हो कि कैसा एक्सपीरियंस था पैटागोनिया में बाइक चलाने का, तो आप इमेजिन करिए एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, और सोचिए आपको इसमें डाल दिया गया है 1 घंटे के लिए नहीं, 8 घंटे के लिए नहीं, कुछ 15-20 दिनों के लिए। रोज ऐसा 8 घंटे 15-20 दिनों के लिए ऐसे आप स्ट्रगल करते हुए बाइक पे जा रहे हो। और भाई पूरा लैंडस्केप इतना फ्लैट, मतलब इतना ज़्यादा बंजर,
भाई ऐसा 1000 किलोमीटर तक कोई पेड़ ही नहीं, मतलब मैंने गिने भाई। आप बाइक पे इतना खाली होते हो, आप चीज़ें गिनने लगते हो, कितनी गाड़ियाँ जा रही, कितने पेड़ आने लगे। तो पूरे 1000 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 26 पेड़ थे। इससे ज़्यादा तो भाई मेरे फर्स्ट कजिन है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके आप पहुँचते हो ऊशुआया, तो अपने आप ही आपको लगता है भाई क्या अचीवमेंट है, मतलब ऐसे महसूस होता है कि वाओ। तब आपको फील आता है कि हाँ आप एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गए हो। नहीं तो ऐसे फ्लाइट लेके जाओगे तो काहे का एंड ऑफ द वर्ल्ड। सरप्राइजिंगली जो पूरा एरिया है आपका कुछ 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर पहले से ऐसा बहुत सारे जंगल पेड़ और बर्फ़ के पहाड़ ये सब दिखने लगते हैं, और अचानक से बहुत ही खूबसूरत होने लगता है। और स्पेशली क्योंकि मैं सीज़न के एंड में गया था तो उस समय ऐसा ऑटम होता है, तो जो ये सारे पेड़ थे ऐसा येलो ऑरेंज वार्म कलर्स के थे, और इतना खूबसूरत नज़ारा था ना हर जगह। और इस समय इतने टूरिस्ट भी नहीं थे, तो जो पूरा ऐसा नेशनल पार्क गया तो वहाँ पे ऐसा 1-2 लेक गया मैं ऐसा थोड़ा सा हाइक करके, तो वहाँ अकेला मैं ही था। और इतना वो 3 या 4 दिन मैं वहाँ पे था, और इतना अच्छा लगा ना मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दिस स्ट्रगल वाज वर्थ इट। तो बाकी तो क्या, मतलब वहाँ पे बारिश ही होती रहती थी। तो एक दिन तो मैं मॉल चला गया, ऐसा फार अवे डिस्टेंट कंट्री के डिस्टेंट शहरों में ऐसा मॉल जाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बाकी तो वहाँ पे आई थिंक एक पोस्ट ऑफिस है विच इज़ द सदर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। वहाँ पे मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा अपने बॉस को कि थैंक यू सर, आपने मुझे 6 महीने की छुट्टी दी। तो आज तक आया नहीं, वैसे डिलीवर नहीं हो पाया, बट मुझे लगा कि सही रहेगा। फिर वहाँ पे वही जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, तो फ़ोटो खिंचाई तो काफ़ी ऐसे थोड़ा तो प्राइड फील हो रहा था कि भाई पहुँच गया ऐसा। ऑल्दो मेरा तो अभी ट्रिप शुरू ही हुआ था, कुछ 15,000 किलोमीटर और बाइक चलानी थी। फिर वहाँ पे ऐसा स्टिकर लोग लगाते हैं अपना अपना, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था, मतलब ऑल्दो मैं देखे हुए हैं वो, बट मुझे याद नहीं रहा कि ऐसा अपना स्टिकर भी लगा सकता हूँ मैं, कि वॉन्डरडा नाम से ऐसा स्टिकर लगा दो कि आई वॉज हेयर। ऐसे काफ़ी मोटरसाइकिलिस्ट करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने एक पेपर लिया, पेपर पे लिखा ऐसा अनीता और दिल बनाया सुरेश, जैसा अपने यहाँ नहीं होता पुराने मॉन्यूमेंट्स पे, वो लगा दिया कि भाई कोई आएगा तो उसे समझ में तो आ जाएगा इंडिया से कोई आया था यहाँ पे। बाकी फिर आखिरी दिन आई थिंक मेरा बहुत मन था, वहाँ पे हार्ड रॉक कैफ़े भी है, सदर्न मोस्ट हार्ड रॉक कैफ़े इन द वर्ल्ड। तो मेरा बड़ा मन था कि ऐसे जाके थोड़ी देर शराब पी जाए। ऐसे मैं नॉर्मली अकेले तो चला जाता हूँ बार्स में, बट उस दिन ऐसे मतलब कोई तो साथ चाहिए था। और जनरली आप हॉस्टल वगैरह में रहोगे तो सारे गरीब होते हैं, उनको जाना नहीं होता है। तो फिर मैं नहीं गया। फिर एंड में उसके सामने एक छोटा सा बार था सस्ता सा, वहाँ पे गया और फिर मैंने जिन एंड टॉनिक ऑर्डर की, और बारटेंडर के साथ ही बैठा रहा, थोड़ी बहुत स्पेनिश में टूटी हुई बातें की, और जब तक बार बंद नहीं हुआ वहीं बैठा रहा और पूरा ऐसे कंटेम्पलेट किया कि भाई पहुँच तो गए यहाँ पे, और आगे देखते हैं क्या होता है। एडवेंचर का मैग्नीट्यूड हर एपिसोड में बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने कंटेम्पलेट किया वहाँ पर बार में बैठ के, हम भी अब कंटेम्पलेट करेंगे इस एपिसोड को सुनने के बाद। अगले एपिसोड में आप हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं गौरव जी? अगला एपिसोड वुड बी मोर अबाउट कैसे डिस्टेंस पूरा कवर की, और वहाँ से वापस, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी एक कहानी भी है कि कैसे मैं आखिरी दिन कुछ मिनटों पहले ही चिली के बॉर्डर पे वापस पहुँचा वीज़ा एक्सपायर होने से। और वहाँ पे भी हमेशा की तरह हर बार बॉर्डर क्रॉसिंग में कुछ सीन हो जाता था मेरे साथ, और यहाँ पे भी एक काफ़ी फ़नी सा सीन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एटाकामा डेजर्ट की, जो ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे मेरी बोरोप्लस खो गई थी। मैं लेके गया था कि भाई बोरोप्लस लगाएंगे यहाँ पे, स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कैसे वहाँ से बोलीविया पहुँचे। तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर किया मैंने बहुत तेज़ी से, क्योंकि टाइम कम था और वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला था। तो आई थिंक चिली अर्जेंटीना के खाने की भी बात कर लेंगे, इस एपिसोड में बात नहीं कर पाए, जो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। आपसे हम बात करेंगे अगले एपिसोड में रोमांचक कहानियाँ और सुनेंगे आपसे, क्योंकि कहानियाँ और किस्से यही तो रह जाते हैं सबके हिस्से। हasta la vista।